सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सर। चलिए, तो वॉइस क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर नंबर 12 रहने वाला है एंड सबसे पहले रिवीजन करते हैं पिछले लेक्चर का। इन विच ईयर वो दी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स पास्ड by the parliament? Wetty tax that is mentioned in the inscriptions of the Chola dynasty was taken in dash form. Sultan Mahmud of Ghazni was a contemporary of which Chola king? तो गजनी का सुल्तान महमूद किस चोला राजा का समकालीन था? चलो, तो अगर हम बात करें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, तो ये कब पास किए गए थे? तो दीज वर पास बाय द पार्लियामेंट इन द 1992, लेकिन ये इन्फोर्स हुए थे 1993, है ना। 24 अप्रैल 1993 हमने देखा था 73rd अमेंडमेंट इन्फोर्स हुआ था, जिस दिन हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। वेटी जो है इट वॉज टेकन इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड। वेटी जो था वो एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर था, ठीक है। देन अगर हम बात करें, एक हमने देखा था वेटी था और एक दूसरा जो कि लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में लिया आता था, वो कौन सा था? वो था आपका कदमई, ठीक है। वेटी एंड कदमई। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग? सो ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र द फर्स्ट, द सन ऑफ राजा द फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड एज, तो करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस पे इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। वहीं पे रियल जीडीपी इज जीडीपी दैट इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? और वो हमने एक चीज़ देखा था जिसको हम हिंदी मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं, तो वो कैसे रिलेशन को डिफाइन करता है। व्हाट डिफाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड? तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बन कंपाउंड की किससे डिटरमाइन होती हैं? तो दीज आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप, राइट। दीज आर डिटरमाइंड बाय द फंक्शनल ग्रुप। और हमने देखा था दैट वाज प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको हम बोलते हैं, जो क्या होता है, जो होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इसको हम हिंदी मुद्रास्फीति कारक या फिर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। एंड जीडीपी जो रियल होती है दैट इज कैलकुलेटेड एट अ बेस ईयर, इसको बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। एंड व्हाट इज द करंट बेस ईयर? 2011-12। कैलकुलेट कौन करता है? सीएसओ, जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, ठीक है। अब हम करते हैं आज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। तो ये लेक्चर नंबर 12 एंड ये है आपका पहला क्वेश्चन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेटअप स्कूल फॉर द गर्ल्स एट। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ करी थी? तो हमारे काफ़ी सोशल रिफॉर्मर्स हुए, है ना। और सोशल रिफॉर्मर जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ज्योतिराव फूले हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ये सब लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया, खासकर गर्ल्स की एजुकेशन के लिए और विडो मैरिज के लिए, ठीक है। और जो गर्ल्स की जो अर्ली मैरिज होती है उसके अगेंस्ट में इन लोगों ने काफ़ी अपनी आवाज़ उठाई। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की अगर बात करें तो ही वॉज अ प्रोफेसर एट दी संस्कृत कॉलेज एट कैलकाटा। तो इन्होंने कैलकाटा में एक गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप किया। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से ध्यान रखना, जो विडो रीमैरिज एक्ट है वो पास होता है कब? 1856 में। विडो रीमैरिज एक्ट पास होता है 1856, 1856 में। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट होता है ये किस पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के टाइम पे पास होता है, ये आपको कमेंट में बताना है किसके टाइम पे ये पास हुआ था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी आपसे पूछ सकता है कि कब बना था और
किसने बनाया था? तो विडो रीमैरिज एसोसिएशन, आप ध्यान रखेंगे। इट वॉज फॉर्म्ड बाई विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित। और गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? डलहौजी। और डलहौजी के टाइम पे हमने और क्या क्या चीज़ें याद कर रखी हैं, उनको रिकॉल करिए जल्दी से। तो डलहौजी के टाइम पे हमने ये रिकॉल कर रखा है कि इसी के टाइम पे ही जो पहली ट्रेन है ना, फर्स्ट ट्रेन, दैट वाज नॉट अ पैसेंजर ट्रेन, दैट वाज अ काइंड ऑफ फ्रेट ट्रेन, यानी कि वो मालगाड़ी थी, ठीक है। तो वो चलती है बॉम्बे से थाने के बीच में 1856 में, सॉरी 1853 में, ठीक है, 1853 में बॉम्बे टू थाने ये चलती है आपकी पहली ट्रेन। डलहौजी के टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट तो हमने देख ही लिया है, प्लस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसी के टाइम पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो पास होता है, ठीक है, 1848 में। और इसके तहत पहला कौन सा ऑक्यूपाई किया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत? डलहौजी की अगर बात करें तो इसको इसके टाइम पे जो ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, इसका ऑफिस सेटअप किया गया था। पहली जो टेलीग्राफ लाइन है उसको बिछाया गया था। पहली टेलीग्राफ जो लाइन है वो डलहौजी के टाइम पे ही बिछाई गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और इसी के टाइम पे ही जो आपका वुड्स डिस्पैच है, जिसको कि अब मैग्ना कार्टा ऑफ वुड्स डिस्पैच, ठीक है, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं, वो भी आया था इसी के टाइम पे 1854 में, ठीक है। 1848 में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था उसके तहत जो ऑक्यूपाई किए गए थे वो सतारा था, देन संबलपुर, देन जैतपुर, देन उदयपुर 1852, देन झांसी 1853। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है सबको कब्जे में लिया था। और डलहौजी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अवध इज़ लाइक चेरी ऑन द माउथ ऑफ ब्रिटिशर्स, जो कि बस ब्रिटिशर्स के मुंह में गिरने ही वाली है। और जो गिर भी गई थी 1856 में मिस गवर्नेंस के रूल के चलते। 1856 में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथक? तो सही आंसर क्या होगा? कथकली के रिगार्डिंग हमने क्या पिछले लेक्चर में चीज़ें देखी थी? एक तो ये ध्यान रखना है जो कथकली है वो कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरला का, ठीक है। प्लस हमने ये चीज़ देखी थी पिछले लेक्चर में कि इसमें वेशम होते हैं। वेशम कितने होते हैं? 5 वेशम होते हैं, ठीक है। वेशम का मतलब वो काइंड ऑफ कलर, जैसे कि 5 का मतलब होता है ग्रीन, ठाड़ी का मतलब होता है वो बियर टाइप में। कमेंट में बताना है ब्लैक का मतलब क्या होता है। ब्लैक में ब्लैक जो कलर होता है उसको डिनोट करने के लिए हमने किस वर्ड को यूज़ किया था? कथकली के हमने एक्सपोनेंट किस तरह से याद किए थे कि कुछ कली मिले ना मिले, कली मिले ना मिले कुछ बाल मिल जाए, है ना। तो कली से कथकली, कुछ से कुंचुक रूप, और मिलेना से मिलेना सालवनी था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्सपोनेंट याद किए थे। देन भरतनाट्यम, इसके आई थिंक अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक हार्य के मतलब जब सोलो परफॉर्म किया जाता है तो एक हार्य के नाम से जाना जाता है, सादी रट्टम के नाम से जानते हैं। 1910 में ब्रिटिशर्स ने इस पर बैन लगा दिया था भरतनाट्यम पे। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। एंड भरतनाट्यम के एक्सपोनेंट हमने वो ट्रिक से याद किए थे कि भरत कलाराम बजी, और वो पूरी, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उसको कर चुके हैं। एंड भरतनाट्यम में वो ये है कि भाई ये थोड़ा सा शिव जी को समर्पित डांस है, जिसमें कि हम, क्योंकि जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उसमें 2 तरह की स्टाइल्स होती हैं, एक तो लास्य स्टाइल होती है और एक तांडव स्टाइल होती है। तो लास्य माता पार्वती से एसोसिएटेड है जो कि सॉफ्ट टोन में परफॉर्म किया जाता है, और तांडव भगवान शिव से एसोसिएटेड है। ओडिसी भी हमने ध्यान याद किए थे। और ओडिसी के कौन से एक्सपोनेंट का नाम मैंने आपको बताया था जिनकी अभी रिसेंट में ही कुछ ही दिन पहले डेथ हुई है, जिनका नाम एम से स्टार्ट होता है? और कौन से इसके ऐसे एक्सपोनेंट हैं जो कि ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले बने थे ओडिशा से, जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, ठीक है। आंसर इसका कथक होगा, जो कि यूपी का क्लासिकल डांस है, रोशन कुमारी। और ये कथक जो है क्लासिकल डांस, क्योंकि जो डांस है वो म्यूज़िक पे परफॉर्म किया जाता है, तो कथक इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में परफॉर्म किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में परफॉर्म किया जाता है एक ही मात्र। और बाकी के जितने हैं जैसे साउथ इंडिया के तो सारे, जैसे केरल के कथकली मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये सारे जो हैं आपके परफॉर्म किए जाते हैं कार्नेटिक म्यूज़िक में। फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको बोलते हैं? क्वीन किसको बोलते हैं? ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक किसको हम बोलते हैं? ये आपको कमेंट में बताना है। किसने जो राग होते हैं म्यूज़िक में, जो राग होते हैं उसको 10 थाट में कंपोज किया था? 10 थाट में किसने कंपोज किया था? तो ओडिसी में अभी जिनकी डेथ हुई है वो है मायाधर राउत। वैसे तो हमारे शगुन भूटानी, ठीक है, और हमने इस तरह से पूरा याद किया था कि प्रधान आए हैं ना, तो गंगाधर प्रधान
शगुन भूटानी, माधवी मुडगल, ठीक है, बिजैनी सतपति, ये सारे ओडिसी एक्सपोनेंट हैं। और केलुचरण महापात्रा, तो अगर महापात्रा या फिर मोहंती सरने में दिख जाएगा तो ओडिसी के एक्सपोनेंट होंगे। तो ये केलुचरण महापात्रा, और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? इनको सन 2000 में पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। जिस साल आपका किसको मिला था? 2000 में ही, अगर आपको याद हो, हरिप्रसाद चौरसिया को मिला था, ठीक है, जो फ्लूट के एक्सपोनेंट है उनको। 2001 में मिला था शिव कुमार शर्मा को। और जो आपके संतूर के एक्सपोनेंट थे, जो आपके संतूर बोल रहा हूँ, जो आपके सरोद के एक्सपोनेंट थे, जिनको सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं। और ये जो है विष्णु कुमार जो भटकंडे, उन्होंने इसको कंपोज किया था, ठीक है। तो इन शॉर्ट में भटकंडे जी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। भटकंडे जी ने इसको ये एक तरह से इनको 10 थाट में कंपोज किया था, जो विष्णु कुमार भटकंडे थे। एंड कार्नेटिक म्यूज़िक की अगर बात करेंगे, इफ़ यू वुड टॉक अबाउट द कार्नेटिक म्यूज़िक, तो इसके फादर किसको कहते हैं, ठीक है। क्वीन कौन कही जाती हैं इसकी, एंड फादर हो गया, क्वीन हो गया, एंड ट्रिनिटी। तो फादर ध्यान रखना है, ये पुरंदर दास जी को बोलते हैं, ठीक है। क्वीन MS सुब्बुलक्ष्मी को, MS सुब्बुलक्ष्मी। एंड ट्रिनिटी बोलते हैं एक तो M MS सुब्बुलक्ष्मी सबका सेवर। इनको कब मिला था भारत रत्न बताइए? पहले ही म्यूजिशियन थे जिनको मिला था, ठीक है। तो P त्यागराज, M दीक्षितर और श्याम शास्त्री, ठीक है। तो इनको ट्रिनिटी के तौर पे कंसिडर किया जाता है। क्लियर हो गया? MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला था। एंड केलुचरण महापात्रा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ही यूज्ड टू प्ले दी पखवाज, ठीक है। और गुरु पंकज चरण दास को वैसे हम फादर ऑफ ओडिसी के नाम से जानते हैं, गुरु पंकज चरण दास। थॉर्नी बुशेज आर फाउंड इन विच रीजन? तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, किस क्षेत्र में? जहाँ बहुत बारिश होती है, जहाँ पे एकदम शुष्क रेगिस्तान होता है, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ रीजन में, या फिर पोलर में। तो बुशेस की बात हो रही है, वो भी थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी मतलब कांटे। तो एक्चुअल में जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, दे आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ, दे आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो लीव्स होती हैं, ठीक है, तो जो लीव्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें होती हैं ओपनिंग्स। और वो ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? उन ओपनिंग्स को कहा जाता है स्टोमाटा, ठीक है। अब इस स्टोमाटा से ना सिर्फ आपका वाटर लॉस होता है, बल्कि एक्सचेंज ऑफ गैस भी होता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैस। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? पत्ती के नीचे, बीनीथ द लीव्स। तो स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस तो होता ही है, प्लस लॉस ऑफ वाटर भी होता है। और इस लॉस ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, जो स्टोमाटा के थ्रू होता है? तो इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। और अगर यही हाइडाथोड के थ्रू, हाइडाथोड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर बेस ऑफ लीव में प्रेजेंट होते हैं, किनारे किनारे प्रेजेंट होते हैं। तो हाइडाथोड्स के थ्रू अगर वाटर लॉस हो रहा है स्टोमाटा के अलावा, तो उसको हम गटेशन बोलते हैं। और ये जो होता है, ये रात के टाइम पे होता है, इट इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नाइट। और जो ट्रांसपीरेशन होता है, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे टाइम, मतलब दिन के समय में होता है। तो हाई रेनफॉल तो होगा नहीं, ठीक है, ड्राई डेजर्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड थॉर्न फॉरेस्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जहाँ पर लेस देन कितनी रेनफॉल होती है? लेस देन 70 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर हमें थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक तरह की ग्रास देखने को मिलती है। आप बता सकते हैं उस घास को क्या बोलते हैं जो हमें ग्रास देखने को मिलती है थॉर्न फॉरेस्ट में? तो इट इज़ कॉल्ड एज टुसॉकी ग्रास, ठीक है। तो उसको हम टुसॉकी ग्रास बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ी सी अगर मेडिटेरेनियन की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर जो मेडिटेरेनियन रीजन होता है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री। अब सिट्रस फ्रूट से हमारी वाइन बनती है, तो वाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। मेडिटेरेनियन से आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे, जो इंडिया में विंटर रेनफॉल होती है, जो इंडिया में विंटर रेनफॉल होती है, वो क्यों होती है? वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते क्या हैं? तो ये साइक्लोन्स होते हैं, एक तरह के टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। कैसे? शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, जो यहीं पे ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में। और इनको जो अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में बहुत ही तेज़ स्पीड में ब्लो करने वाली जो जेट धाराएं होती हैं, जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसको लेके आती हैं।
और जब लेके आती हैं तो सर्दियों में रेनफॉल होती है, इसी की वजह से होती है। तो जो सर्दियों में बारिश होती है वो यहाँ का पानी आता है, मेडिटेरेनियन सी का, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है ना, ये विंटर्स के टाइम पे होती है, यहाँ पे समर ड्राई होता है। इसका कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बताओ जरा, मेडिटेरेनियन जो रीजन है तो समर ड्राई होती है यहाँ पे, तो इसका कोएपन क्लासिफिकेशन क्या होगा। और ये बताओ कि जो सर्दियों में रेनफॉल होती है वो किस पर्टिकुलर, जो हमने 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स पढ़े थे उनमें से किसके लिए बेनिफिट करता है वो, और उसको राजस्थान में किस नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें इसका कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो पहली बात तो ये है कि ये वार्म टेम्परेट रीजन में आता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर है, तो ये वार्म टेम्परेट ही हुआ। और जैसे मैंने बताया कि ये समर ड्राई होता है, ठीक है, ये समर ड्राई होता है। तो वार्म टेम्परेट के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल सी का, और समर ड्राई के लिए यूज़ करते हैं स्मॉल एस का। तो कैपिटल सी स्मॉल एस विल बी दी correct Köppen climatic classification, which was the empirical climatic classification given by the Köppen in the year 1884. और यहाँ पर अगर हम बात करें जो ये विंटर में रेनफॉल होती है, इसको राजस्थान में जाना जाता है बाय द नेम ऑफ मावट, लिखते इसको ऐसे महावत करके हैं। एंड इट बेनिफिट्स राबी क्रॉप। राबी में कौन कौन सी आती हैं, रिकॉल करेंगे जल्दी से। तो राबी में आती हैं जैसे कि वीट, लिनसीड, रेपसीड, मस्टर्ड, पीज, ठीक है। तो सारी आपकी राबी क्रॉप में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टीज। दिल्ली राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। राजपूत डायनेस्टीज, खलजी, तुगलक, तुगलक, खिलजी, सैयद, बताओ जल्दी से कौन सा यहाँ पे सही है दिल्ली डायनेस्टीज की अगर बात करेंगे तो। सैयद, टोनी स्टार्क, विकी, मऊहा, महाता, राहुल, मनीषा, अंकित, मिश्रा, बृष्टि, वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग हैं ना, अनायत। चलो, तो दिल्ली डायनेस्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो राजपूत आते हैं बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट। अब चलो आई थिंक हमने गौरी के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हमें पता है कि मोहम्मद जो गौरी है वो इंडिया में आया था, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ही वॉज द थर्ड इस्लामिक इन्वेडर। एंड जब ये आया था तो इसने मेन जो बैटल लड़े थे, ठीक है, तो उनको हम बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं, जो कि दिल्ली के पास जगह पड़ती है। तो बैटल ऑफ तराइन ये पहला हुआ था और दूसरा हुआ था, दोनों ही हुए थे किसके बीच में, मोहम्मद गौरी वर्सेस, ठीक है, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज द थर्ड, जिनको कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। नाउ द वेरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो कि कब हुआ था बताइए जल्दी से, कब हुआ था, पहला वाला और दूसरा वाला। तो इसमें इट वॉज वन बाय होम, वन बाय पृथ्वीराज द थर्ड। एंड ये अगर बात करेंगे जो सेकेंड वाला हुआ था, इट वॉज वन बाय मोहम्मद गौरी। अब हुआ क्या था, जब सेकेंड बैटल में बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था उसमें जब मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है तो पृथ्वीराज थर्ड की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो 11 वैसे तो एक और मतलब बैटल लड़ता है क्योंकि ये 1191 में हुआ था, 1192 में हुआ था। उसके बाद आपको पता है वो सारा जो स्टोरी चलता है हमारा, है ना, संयोगिता वाला, जो पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो किसने कंपाइल करी थी, हु रोड दी पृथ्वीराज रासो, तो ये लिखी थी चंद्र बरदाई ने, है ना। तो इसमें वो सब लिखा गया है कि किस तरह से है ना वो संयोगिता और जयचंद वाली जो स्टोरी है, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा डीप पे जाना नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 1194 में गौरी डिफीटेड राजा जयचंद, जो कि एक गढ़वाल राजपूत रूलर थे। और ये कौन सा बैटल था, तो दैट वाज बैटल ऑफ चंदावर। डू नॉट कन्फ्यूज इट विद बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी हुआ था 1528 में, जो कि बाबर वर्सेस मेदिनी राय हुआ था, जहां बाबर की जीत हुई थी। तो इस पर्टिकुलर बैटल में जीत होती है मोहम्मद गौरी की, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। एंड उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो मोहम्मद गौरी नहीं करता, उसका गुलाम करता है, उसका एक स्लेव होता है। तो उसके काफ़ी स्लेव्स होते हैं, जैसे कि कुबाचा होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, यालदूज होता है। तो मेन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो है नींव रखता है दिल्ली में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप अब देखो कौन है, राजपूत है ना, तो राजपूत ये कौन है, चौहान, ठीक है। इससे भी पहले मतलब पृथ्वीराज चौहान, ये जो चौहान डायनेस्टी है जिसको चाहमाना डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, इससे भी पहले यहाँ दिल्ली में सबसे पहले तोमर डायनेस्टी का रूल था। यानी कि तोमर डायनेस्टी ने ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दिल्ली की नींव रखी थी,
ठीक है, अंगपाल तोमर, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा अगर पूछ ले तो। उसके बाद चौहान डायनेस्टी है, देन उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, देन वो हम पूरा सख्त सा लौंडा करके पढ़ते हैं कि भाई स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी, तो ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो राजपूत डायनेस्टीज, देन खिलजी, देन तुगलक वुड बी दी करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो खिलजी कब से कब तक थे, तो 1206 से लेके 1290 तक तो स्लेव थे, देन 1290 से लेके 1320 तक, ठीक है, तक थे आपके क्या बोलते हैं जो खिलजी वाले थे, ठीक। देन उसके बाद आते हैं तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, ऑल्सो नोन एज गाजी मलिक, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी की यहाँ पे नींव रखी जाती है 1320 से लेकर 1414 तक, देन 1414 से लेकर 1451 तक आता है आपका सैयद, देन उसके बाद आता है 1526 तक लोधी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देन आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहाँ जाएंगे और कहाँ जाओगे, यहीं आओगे। इफ वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम GNP, द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड। यदि हम GNP से मूल लिहाज को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाला कुल आय का माप क्या कहलाता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services produced by the nationals of a country। समझे आप? तो GDP क्या था? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी कि टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे तो फोकस इज ऑन द नेशनल्स। और हम GDP से GNP कैसे निकालते हैं जरा बताना तो कमेंट में, कैसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या पूछा? डेप्रिसिएशन। बहुत आसान है, ग्रॉस से जब डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 4। आई एम नाउ आस्किंग यू कि GNP हमें चाहिए GDP से, यानी कि आप एक चीज़ नोटिस करो, हमें नेशनल में जाना है डोमेस्टिक से, तो हमें क्या करना ऐड होता था? NFIA। और अगर हमें मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि द GNP एट मार्केट प्राइस इज गिवन एंड कैलकुलेट द GDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GDP एट जो मार्केट प्राइस है वो दिया है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फिर GNP मान लो, तो GNP एट अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है और GNP एट मार्केट प्राइस दिया है तो कैसे निकलता है? तो ऐसे निकलता है कि भाई हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देना होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये कुछ और नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा खोल दें, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी ये हो जाएगा। समझे आप? अगले सवाल पे आ जाते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? सूरत, कैलकाटा, मद्रास या फिर बॉम्बे? INC। तो कब INC इस्टेब्लिश होती है बताइए? तो INC वॉज इस्टेब्लिश कब होती है ये? ठीक है, फर्स्ट सेशन। अच्छा ये तो पूछा ही है, किसने प्रिसाइड किया था ये बताना है, कौन फाउंडर था, हु वॉज द वॉइस रॉय, किसने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी थी इसके फॉर्मेशन को लेके, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। पहले इतनी चीज़ें देखते हैं, है ना। तो INC कब बनता है? इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1885। फाउंडर वॉज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। एंड वॉइस रॉय इस समय डफरिन थे। कौन थे? डफर, ये वॉइस रॉय था उस समय पे, इस तरह से याद कर सकते हो। एंड फर्स्ट सेशन की अगर बात करेंगे तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले तो होना था सूरत में, लेकिन वहाँ पर फेमाइन आ गया तो उसकी वजह से ये संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे में था वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड द वेरी फर्स्ट सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाई वोमेश चंद्र बैनर्जी, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया। दूसरे सेशन को किसने प्रिसाइड किया था जरा बताएंगे कमेंट में। द सेफ्टी वॉल थ्योरी वॉज गिवन बाय लाला लाजपत राय, और लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सेशन, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ये कैलकाटा में हुआ था, और इसको प्रिसाइड करने वाले थे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहली पॉवर्टी लाइन दी थी, नेशनल का कॉन्सेप्ट दिया था, रहनुमाई मजदान सभा बनाई थी, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया था 1866 में। एंड ही इज नन अदर दैन दादा भाई नरोजी, जिन्होंने की पारसी कम्युनिटी के लिए कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था जरा बताना है आपको। देन थर्ड वाला होगा कहाँ, कब होगा? और वैसे बात 1887 में, और ये हुआ था मद्रास में, ठीक है। और इसको प्रिसाइड किया था पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, जिनको हम जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। देन
फोर्थ वाले को किसने प्रिसाइड किया था, जो हुआ था 1888 में। इसको ये हुआ था आपका इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है अभी, ठीक है। इसको जॉर्ज यूल ने प्रिसाइड किया था, और पहले अंग्रेज बन गए थे ब्रिटिशर जिन्होंने कांग्रेस के किसी सेशन को प्रिसाइड किया हो। देन 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड करके एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वेमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ द कांग्रेस। 1925 में कानपुर में जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड करके सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू प्रिसाइड द सेशन ऑफ द कांग्रेस। जाट जाटिन इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है, बताओ जल्दी से। यस, रस्ट कोफ्तार उन्होंने कंपोज किया था, बिल्कुल सही है। निहारिका, अर्जुन, शिवानी, बृष्टि, प्रतीक्षा, अंकित, चलो सही है सभी का। जाट जाटिन, तो ये आई थिंक मैंने बताया भी था कि जाट जाटिन हो गया, जो कि एक काइंड ऑफ लव डांस होता है, एक मेल और फीमेल होता है उसमें, ठीक है। देन विदेसिया, इया इया जहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, विदेसिया, झिझिया, ठीक है, यहाँ पे झिझिया होगा, झिझिया एंड पनवाड़िया, ये सब क्या हैं, बिहार के डांसेस हैं। वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के तुम, वेस्ट बंगाल कैसा, ओ करके होता है यहाँ पे, बाउल, ठीक है, बॉल, पुरुलिया, ठीक है, ऐसे करके नाम होते हैं यहाँ पे, आपका मुंह ओ करके हो जाएगा, बॉल, पुरुलिया, छऊ, ठीक है। गंभीर, गौतम गंभीर केकेआर को तो लीड करते थे अभी तक, जिताया भी था पिछला वाला आईपीएल। गंभीर डांस होता है, ठीक है, गंभीर रहते हैं यहाँ के लोग, और गंभीर रन बड़े भाग भाग के लेते थे, तो रनप्पा डांस हो जाएगा, याद हो गया, बाउल, पुरुलिया, छऊ, गंभीर और रनप्पा। उड़ीसा में पुआ खाया, दाल खाई, डंडा लेके, भाग के नाचा, ठीक है। तो गोती पुआ जो कि बॉयज परफॉर्म करते हैं, दे आर ड्रेस्ड एज फीमेल डांसर्स एंड दे डिवोट दिस डांस टू दी लॉर्ड कृष्णा एंड जगन्नाथ। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि जो ओडिसी क्लासिकल डांस है वो जब धीरे 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 वैनिश होने लगा था, ख़त्म होने लगा था, तो जो बॉयज़ होते थे तो उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश करी, और उन बॉयज़ को बोला जाता था गोती पुआ। और पहले महारी कौन होते थे, महारी वो होते थे जो ओडिसी को परफॉर्म करते थे मंदिरों में। तो गोती पुआ, दाल खाई, डंडा नाचा, भाग नाचा, ये सब कहाँ के, उड़ीसा के हैं, ठीक है। मणिपुर की अगर बात करेंगे तो मणि मिलते ही आदमी बोल देता टाटा, टाटा थांगटा, एक मार्शल डांस है, ठीक है। सरिता सरक, लोग सरक लेते हैं, पैसा मिलते हैं, मनी मिलते ही, तो ये भी वहीं का है, ठीक है, सरिता सरक। मणिपुर का ही है लाई हरोबा, ठीक है, मणिपुर का ही है लाई हरोबा, पैसा मिलता है, लोग लाई लेते हैं। खम्बा, खम्बा समझते हो हैं, खम्बा समझते हो कि नहीं समझते हो, कि समझाना पड़ेगा तुम्हें खम्बा क्या होता है। समझ रहे हो ना, खम्बा 50-60 रुपये मिलता है, भीड़ लगी रहती है शाम के टाइम पे, बस वही मिलता है खम्बा। और खम्बा अकेले तो मिलता नहीं है, थोड़ा सा खम्बे को अंदर डालने के लिए कुछ तो चाहिए साथ में, समझ रहे हो ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो थांगटा, सरिता सरक, लाई हरोबा, और आपका क्या बोलते हैं, खम्बा थोई भी, ठीक, क्लियर यहाँ तक सभी को। आगे बढ़ जाएं अभी। और तो मणिपुर का, हाँ एक मणिपुर का और ये भी याद करना, जागोई और चोलोम तो भूल ही रहे हैं, ठीक है, जागोई और चोलोम भूल रहे हैं। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो जागोई और चोलोम है, ठीक है, ये आपके मणिपुरी क्लासिकल डांस से भी एसोसिएटेड हैं, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, मणिपुरी से। अच्छा, मिज़ोरम के आप बता सकेंगे, मिज़ोरम के, मिज़ोरम के कौन से होते हैं। तो मिज़ोरम में खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है, खुल्लम चिल्लम, खुल्लम चिल्लम जंग चल रही है, जंग टालम। चिराव, चिराव जो होता है ना, इसको बैम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं, पक्का देखा होगा तुमने, जहाँ पे वो लड़के आदमी बैठे रहते हैं बांस पकड़े हुए, इधर उधर करते हैं और लड़कियाँ कूदती हैं उसमें, ठीक है, तो बैम्बू डांस बोलते हैं इसको, चिराव। आगे बढ़ते हैं। Which are the two most essential rights to a democracy, यानी कि लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं, बताना आपको।
नेक रोटेट हो गया, हाँ नेक रोटेट का दिला देते हैं, और बहुत बहुत थैंक्स। हाँ बिहार का महुआ, अच्छा 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 अच्छा। चलो, विच आर द टू मोस्ट एसेंशियल राइट्स टू अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र के दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? फ्रीडम प्रिवेंटिव डिटेंशन, इक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंटिव डिटेंशन, या फिर इक्वालिटी फ्रीडम। तो दो सबसे एसेंशियल राइट हैं आपके, इक्वालिटी और फ्रीडम। इक्वालिटी किस में आता है? 14 से लेकर 18 तक में। फ्रीडम किस में आता है? 19 से लेकर 22 तक में। तो 14 में आता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। 16 में इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये हमारे 5 राइट्स आते हैं आर्टिकल, मतलब सॉरी, राइट टू इक्वालिटी में। और राइट टू फ्रीडम में बात करेंगे 19 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें भी हम 5 राइट्स को देख सकते हैं राइट टू फ्रीडम में। अगर आपसे पूछ लेगा विच राइट इज कंसिडर्ड एज बुलवर्क ऑफ या फिर बुलवर्क ऑन डेमोक्रेसी, क्योंकि प्रिपोजिशन हमारा उतना अच्छा नहीं है ना, तो ऑफ और ऑन का उतना पता चलता नहीं हमें। तो बुलवर्क ऑन डेमोक्रेसी या फिर बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? एंड विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड एज बुलवर्क ऑफ या ऑन, अपने हिसाब से लगा लेना प्रिपोजिशन। बुलवर्क ऑफ राइट टू फ्रीडम, ठीक है, बुलवर्क ऑन राइट टू फ्रीडम। तो ध्यान रखना डेमोक्रेसी में कंसिडर किया जाता है राइट टू फ्रीडम को, ठीक है। एंड अगर हम बुलवर्क ऑन फ्रीडम बात करेंगे तो दैट इज योर हेबियस कॉर्पस की जो रिट होती है, वो किस पर्टिकुलर एक्ट ने, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये हेबियस कॉर्पस की रिट को सस्पेंड कर दिया था। एंड आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो राइट टू लाइफ आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसको इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फंडामेंटल राइट अमंग राइट टू फ्रीडम। द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज अ डैश सिस्टम। तो जो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली है, ये कैसी प्रणाली है? सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, सेमी पार्लियामेंट्री, फिर पार्लियामेंट्री। तो इंडिविजुअल लीडरशिप है, इट इज़ मतलब इंडिविजुअल लीडरशिप है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूएस, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रेसिडेंशियल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सिस्टम नहीं चलता है। कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सिस्टम नहीं होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसे कि जो कि पार्लियामेंट्री में होता है। अगर आप देखो आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3 क्या बोलता है, जल्दी से बताओ। आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3, तक हम पानी पीते हैं। तो 75 का क्लॉज 3 यही बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, ठीक है, टू द लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं, दैट इज लोकसभा, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 75 का क्लॉज 3 बोलता है। क्लॉज 1 की अगर बात करें तो अपॉइंटमेंट की बात करता है कि पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, और जो अदर मिनिस्टर उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करेगा। दूसरा बताता है कि ये जितने भी मिनिस्टर हैं जो
लिख देता हूँ मैं 75 क्लॉज वन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इन शॉर्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो क्लॉज 2 है दैट टॉक्स अबाउट इनकी इंडिविजुअल या फिर बस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ऑफिस होल्ड करते हैं। देन 3 की अगर बात करेंगे तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें टूवर्ड्स द हाउस ऑफ पीपल और द लोकसभा, वही सेम चीज़ ही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4th में अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ऑफिस में घुसने से पहले शपथ लेनी है, ओथ लेनी है। 5th में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मिनिस्टर, इफ़ एनी मिनिस्टर इज एब्सेंट, ठीक है, और नॉट काइंड ऑफ एब्सेंट, इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द 6 मंथ, 6 महीने तक अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली किसी हाउस की तो आपकी मिनिस्टरशिप चली जाएगी। जैसे कि एस जयशंकर जी का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इन्होंने कहीं से चुनाव नहीं जीता था, ठीक, और मिनिस्टर फिर भी बन गए थे, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। तो आप मिनिस्टर बन सकते हैं, मोदी जी चाहें तो आपको मिनिस्टर भी उठा के बना दें, भले आप चुनाव ना लड़ें, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप किसी हाउस के लिए नहीं पड़ती है। तो राज्यसभा से जो है, गुजरात से राज्यसभा का नॉमिनेशन करवाया गया फिर एस जयशंकर जी का, ठीक है। और जो 6वां जो लास्ट क्लॉज है वो बताता है सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, जो मिनिस्टर्स का कितना सैलरी और अलाउंस होगा वो वैसा ही होगा जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ठीक। सम इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर हेरिडिटरी ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टीज। द पोस्ट नगर श्रेष्ठी मेंट राष्ट्रकूट और चोल शासकों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद वंशानुगत थे। पद नगर श्रेष्ठी का क्या अर्थ था? चीफ जुडिशियल ऑफिसर, मर्चेंट ऑफ द सिटी, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर या फिर मर्चेंट, लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवंस। तो लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवंस तो होता था आपका सार्थवा। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वॉज कुमार अमर्त्य। मर्चेंट ऑफ द सिटी, ये कौन होता था? मर्चेंट ऑफ द सिटी, ही वॉज ओनली द नगर श्रेष्ठी। चीफ जुडिशियल ऑफिसर होता था महादंड नायका। ये मल्टीपल टाइम्स आपको मैं बता चुका हूँ, जब भी हरिसेन के बारे में आया मैंने आपको बताया कि हरिसेन ने कौन सी पोस्ट होल्ड नहीं करी थी, बताएंगे जल्दी से। और एक संधि विग्राहिका बताई थी जो कि काइंड ऑफ ट्रीटी वाली पोस्ट थी, ट्रीटी वाला ऑफिसर जो होता था जो ट्रीटी वगैरह करता था, ठीक है। 13 पे आते हैं, दैट इज मुगल रूलर औरंगजेब डाइड इन विच ईयर। तो मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? दरस्करिया। तो बात अगर करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब थ्रोन पे कब बैठा था? तो 1658 में, 1658 में बैटल होता है जिसको कि हम बैटल ऑफ धर्मत के नाम से जानते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, धर्मत होता है, सामूगढ़ होता है और देवराई होता है, बट धर्मत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कब होते हैं? 1658 में देवराई। क्या होता है? दारा शिको वॉज डिफीटेड बाई औरंगजेब। दारा शिको वो बंदा था जो शाहजहां का सबसे एल्डेस्ट सन था, ठीक है, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां। और शाहजहां इसी को चाहता था कि बने उसका सक्सेसर, यानी कि उसके बाद वही थ्रोन पे बैठे। लेकिन हेयर कम्स द औरंगजेब ने क्या किया? दारा शिको को हराया ही नहीं, सिर्फ मार डाला। और मारा ही नहीं, सिर्फ उसका गला कटवा दिया। और उसका गला ही नहीं कटवाया, सिर्फ उसको गले को अपने मुंडी को मंगवा के उसको भी म्यूटिलेट कर दिया, एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया। तब उसको डब्बे में भर के शाहजहां, जिसको कि कैद करवा रखा था, उसके पास भिजवाया। तो शाहजहां देखते ही बेहोश हो गया। और तभी तो अपना औरंगजेब बोलता है इस मूवी में, छावा में, कि ये जो पूरी अपने खानदान की लाश पे खड़े होकर ये मैंने ताज पहना है। अब ये ताज मैं तभी पहनूंगा जब उस शंभाजी की हत्या हो जाएगी, तभी बोलता है। हाँ, और जो शंभाजी बात बोलते हैं कि मैं मरूंगा तो हर घर में छावा पैदा होगा, और तू मरेगा तो पूरा मुगल सल्तनत अंत हो जाएगा। एंड वही एक्चुअल में हुआ भी, क्योंकि ये जो औरंगजेब है 1658 में जो थ्रोन पे बैठता है, डेथ इसकी 1707 में होती है, 1707 में। आप ये मान लीजिए कि लगभग 20-25 साल तक ये दिल्ली छोड़ के निकला था, 20-25 साल पहले, और दिल्ली वापस कभी गए ही नहीं दक्कन से। बिकॉज पहले तो इसको शिवाजी ने रोक के रखा, शिवाजी ने इसके नाक में दम कर रखा था पूरी तरह से, इसको घुसने ही नहीं दे रहे थे दक्कन में, ये हाल करके रखा था इसको। अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर, आप
ठीक है, अगर आपने मूवी देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो अगर देखेंगे, नहीं भी देखी होगी तो एक्चुअली में गुरिल्ला वॉरफेयर होता है जहाँ पे आप शॉर्ट टैक्टिक्स का यूज़ करते हो, छुप के वार करते हो इस तरह से, और किस तरह से वार होगा आपको पता ही नहीं चलता है, सामने वाली सेना को पता ही नहीं चलता आप कैसे वार करोगे, कहीं पानी से, कहीं पेड़ों से, कहीं है ना झाड़ियों के बीच से। तो इस तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए मराठा जाने जाते थे। तो ये बंदा गया ही नहीं वापस, और यहीं से दिल्ली जो है डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाती है, और यहीं से जब इसका मतलब मरता है ये 1707 में, उसके बाद से पूरी तरह से जो ये मुगल मतलब ही वॉज दी कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, बट ग्रेट शब्द तो इसके आगे नहीं लगाया जा सकता जैसे इस तरह की हरकतें थी। और कोई ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था अगर देखा जाए तो। अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता तो शिवाजी से हाथ मिलाता, दोस्ती करता एंड दक्कन में रूल करता, जो कि थोड़ा बहुत अकबर ने किया। उसने राजपूतों के साथ हाथ मिलाने की पूरी कोशिश करी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए। तो ये तो इसको विरासत में मिल रखा था, जो अभी तक हुमायूं और मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां ने जो किया था तो उसको तो विरासत में मिला था। लेकिन इसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर पतन हो जाता है इसकी डेथ के बाद, और ये चीज़ एडमिट भी करता है कि इसकी सबसे बड़ी गलती थी दक्कन में आना, और यहाँ पर अब तक इधर मतलब कभी वापस दिल्ली जा ना पाना। तो इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे इंडिपेंडेंट किंगडम्स यहाँ से निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है औरंगज़ेब के बारे में, कब थ्रोन पे बैठता है, कौन से वॉर बैटल्स के थ्रू, और इसकी डेथ कब होती है। औरंगज़ेब ने जो है ये दक्कन में जो आपके ये दक्कनी ये सुल्तान थे, जो बहमानी सुल्तान के नाम से पहले जाने जाते थे, एक तो हमारा ये बीजापुर है, मतलब जो ये यार ऊपर वाला रीजन है कृष्णा के, तो हमने देखा था ये क्या थे, बहमानी सुल्तान थे, बहमानी सुल्तान थे ये, और ये बहमानी सुल्तान जो 5 छोटे छोटे किंगडम्स में बाइफोकेट हो गए थे। तो बेरार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, तो उसमें सबको धीरे धीरे एनेक्स कर लिया था। मतलब खंडेश सबसे पहले किया था 1601 में अकबर ने, खंडेश उसका लास्ट एक्सपीडिशन था अकबर का। तो उसके बाद धीरे धीरे जहांगीर आता है उसका बेटा, देन शाहजहाँ, इन दोनों ने धीरे धीरे कुछ अपने अंदर लेना, मतलब अंडर में लेना शुरू किया। एंड देन बीजापुर और गोलकोंडा जो सबसे पावरफुल थे वो इसने कैप्चर किए औरंगज़ेब ने। तो बीजापुर को कैप्चर किया था 1686 में, और इसको किया था 1687 में। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स सेड दैट बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। किसने बोला था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हाँ, 1601 खंडेश, यस। चलो। तो अभी आते हैं, ये 1605 में अकबर की डेथ हुई थी, खंडेश उसका लास्ट एक्सपीडिशन था। तो बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन दी वर्ल्ड। तो बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, या फिर सुरेंद्र बनर्जी। तो ये होंगे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस जी के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, आनंद मोहन बोस जी के साथ मिलके he formed the Indian National Association. Is that clear or not? Asia is separated from Europe by dash mountains. एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? एंडीज अलग करता है, आल्प्स अलग करता है, यूराल अलग करता है, या फिर हिमालय अलग करता है? कौन सा है जो अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाला कौन है? एंडीज़ तो नहीं है। और एंडीज़ किस तरह की माउंटेन रेंज है? यंग है, ओल्ड है, कैसी है? बस जल्दी से। तो एंडीज़ इज़ अ यंग माउंटेन रेंज। ठीक है, जो कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कहाँ की? ओवरऑल पूरे अर्थ में सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ये। ठीक है, एंड ये है कहाँ पर? ये साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। और यहाँ की हाईएस्ट पीक बताइए क्या है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्प्स की अगर बात करेंगे तो ये भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, एंड ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? यूरोप में देखने को मिलेंगे। यूराल इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कि आपका एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, एंड एंडीज़ की जो हाईएस्ट पीक है ये है, हाईएस्ट पीक इज माउंट एकॉन का गुआ। कहाँ पर है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। और यहीं पे साउथ अमेरिका में ज़रा बताइए आपका, यहीं पे आपको देखने को मिलता है क्या 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 क्या? हाईएस्ट वोल्केनो देखने को मिलता है, बताओ उसका नाम क्या है? हाईएस्ट वोल्केनो क्या है? ये है आपका ओजस डेल सलाडो, अल्बर्टो डेल रियो। ठीक है, तो ओजस डेल सलाडो ये कहाँ पर पड़ता है? ये चिले और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है,
चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर में पड़ता है ये, एंड यहीं पे इक्वाडोर में है आपका माउंट कोटोपैक्सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन द नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। निम्नलिखित में से किसे परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? नेट इंटरेस्ट पेमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स। तो पर्सनल इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जगह नहीं यहाँ पे, तो नेशनल इनकम नहीं, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सो गाइज, प्लस इनकम रिसीव्ड नॉट अर्न। कैसी इनकम होती है? जैसे सब्सिडी जो तुमको मिलती है, तुमने कमाई नहीं है, तुमको फ्री फंड में मिली है ना। सब्सिडी क्या है? तो एक तरह से गवर्नमेंट का ट्रांसफ़र है, तो इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सब्सिडी तो जस्ट एक महज एक उदाहरण है, ठीक है। सब्सिडी के अलावा आपकी पेंशन हो सकती है, आपकी स्कॉलरशिप हो सकती है, तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स है गवर्नमेंट की तरफ से। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ठीक है। आंसर क्या होगा? पूछ रहा है ऐड क्या करना है, तो ऐड करना है ट्रांसफ़र पेमेंट। और अगर हम तुमसे ये बोलते हैं कि अब तुम निकालो पीडीआई, पीडीआई का मतलब है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, तो कैसे निकालोगे? बाय व्हाट नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन इन ओडिशा। उड़ीसा में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस नाम से जानते हैं? तो पीडीआई, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, को निकालने के लिए एक बेहद ही आसान सा सूत्र होता है। ये सूत्र होता है पर्सनल इनकम में हम माइनस कर देते हैं टैक्सेस को। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स गवर्नमेंट को दे देना होता है अर्न जो हम करते हैं पैसा, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो खर्च कर सकते हैं हम। तो वो पैसा जो हमारे पास खर्च करने के लिए बचता है टैक्स भरने के बाद, उसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अगला सवाल करते हैं, बाय व्हाट नेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज इन ओडिशा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न के नाम से जानते हैं, काटो और जलाओ, काट देते हैं, जला देते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हरकतें नहीं है, ये हमारा एक तो डिफॉरेस्टेशन करता है, प्लस सॉइल की प्रोडक्टिविटी को भी खराब करता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए, स्लैश एंड बर्न के नाम से इसको जाना जाता है, और ये इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट नेम से जाना जाता है। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो दीपा के नाम से जाना जाता है दो जगह। एक तो है ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है वहाँ पर, और ये अंडमान और निकोबार में भी दीपा के नाम से जाना जाता है। ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है कहाँ पर? तो ब्रिंगा के नाम से जाना जाता है ये आपका उड़ीसा में, उड़ीसा ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। आंध्रा में किस नाम से जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी, पोडू, पेंडा, तो इस नाम से जाना जाता है यहाँ पे, पोडू, पेंडा, ठीक है। और ब्रिंगा के नाम से उड़ीसा से, उड़ीसा में ही डाबी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वोल्तरे राजस्थान में, कुमारी वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स, और झूम के नाम से कहाँ पर जाना जाता है ज़रा बताना, तो झूम। और अब हम अक्रॉस द वर्ल्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो मेक्सिको में किस नाम से जाना जाएगा, ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाएगा, और श्रीलंका में किस नाम से जाना जाएगा, इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाएगा, और वेनेजुएला में किस नाम से जाना जाएगा। तो झूम जाओगे अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो, क्योंकि इतने सारे स्टेट हैं ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से घुसे और कहाँ से निकले, कौन मिज़ोरम है, कौन त्रिपुरा है, कौन मणिपुर है। मेक्सिको की अगर बात करें तो एम से मेक्सिको, एम से मिल्पा। लड़ाई हो जाती इंडो और पाक के बीच में, तो लड़ांग। श्रीलंका के लोग काले हैं, तो गोरे गोरे वो जो होते हैं छेना, तो उसको खाते हैं वो लोग,
ठीक है। ब्राज़ील में रोक दिया जाएगा अगर आप वहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने जाओगे। वेनेजुला, कोनुको, ठीक। आ जाते हैं 18वें पे। नाउ बाय व्हाट नेम ग्रासलैंड्स नोन इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है ना, व्हाट आर ग्रासलैंड्स। तो ग्रास लैंड होते हैं घास के मैदान। घास के मैदान क्या होते हैं भाई, घास के मैदान घास के मैदान होते हैं और क्या होते हैं, तो किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहा है आपसे। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रॉपिकल और दूसरा होता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या होते हैं भैया, अरे बड़े आसान है। जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो जो इस बीच में है उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो इसके बियॉन्ड है उसको टेम्परेट ग्रासलैंड्स। खत्म। ट्रॉपिकल टेम्परेट तो ये होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं ना, टॉरिड जोन बोलते हैं। यहीं पे ITCZ देखने को मिलता है इक्वेटर के आसपास। इसी के आसपास हमें डोल्ड्रम देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होते हैं सब ट्रॉपिक्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ वालों क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ITCZ बोलते हैं, यहाँ पर इक्वेटर के आसपास। बताओ जल्दी से। तो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड के एग्जाम्पल होंगे जैसे कि अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं इसको, देन अफ्रीका, ये तो हो गया ट्रॉपिकल वाला, ठीक है। टेम्परेट में अगर बात करेंगे तो भाई इसमें आ जाएंगे प्रेरीज, चलो लिख ही देते हैं यहाँ पर, चलो लिख ही देते हैं, क्या ही होगा, प्रेरीज, स्टेपीज एंड वेल्ड, डाउन्स, पुश्ताज, ठीक है। तो ये सब हो जाएंगे। एंड क्या नाम है उसको, चलो पहले यही देख लेते हैं जितने मैंने लिखे हैं। तो अफ्रीका, फ्री का जब होता है तो लोग क्या बोलते हैं, सब आना। जब फ्री का होता है तो सब आना, तो सवाना ग्रासलैंड हो जाएंगे अफ्रीका के। प्रेरीज हैं USA के, इनको किस नाम से जानते हैं, इनको व्हीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, व्हीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड स्टेपीज़ हैं आपके कहाँ पे, ये यूरेशिया कर लो, यूरोप और एशिया दोनों में टेम्परेट ही हैं। वेल्ड है ये साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन नीचे जाना पड़ता है आपको ऑस्ट्रेलिया में, जैसे इंडिया है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। देन पुश्ताज हंगरी, ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करेंगे तो अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में किस नाम से जानते हैं इसको, तो अर्जेंटीना में जानते हैं पंपास, ऐसे याद कर लो, पास आओ अर्टीना, ऐसे मतलब रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा जो ग्रासेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं, तो जल्दी से। तो ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। ब्राज़ील में किस नाम से जानते हैं आपको बताना है। 20th क्वेश्चन आ गया, ओके चलो। इन विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जेडाइट स्टोन वॉज फाउंड। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थलों में जेडाइट पत्थर पाया गया था। मेहरगढ़, हल्लूर, महागढ़ा या फिर दाउजली हेडिंग। लानोस एंड कंपोज, यस आनंद, आनंद की प्राप्ति करवा देते हो तुम, बिल्कुल, ठीक है। तो कैसे याद करते हैं, BC करके याद करते हैं हम लोग, ठीक है। कंपोज और लानोस क्या है, लानोस यानी थानोस का भाई, वो कहाँ रहता है, वो रहता है वेनेजुला में, ठीक, लानोस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ हम देख चुके हैं कहाँ पर है ये एक नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है। कहाँ पर डिस्कवर, मतलब है पाकिस्तान में है। कब डिस्कवर हुई थी, 7000 BC में। एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे यहाँ से हमें। वैसे तो बेलन वैली से भी मिले थे, जो आपकी UP में है बेलन वैली, ठीक है। और ये महागढ़ा वहीं पड़ता है, ठीक है। तो 7000, तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, एग्रीकल्चर के एविडेंस, प्लस यहाँ पे लोग ऐसे दिवाले बना के रहते थे, ठीक है। हल्लूर तो यार साउथ इंडिया में, कर्नाटक में हल्लूर पड़ता है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है कर्नाटक की, ठीक है। दाउजली हेडिंग ये पत्थर है, कैसे कलर का, सॉरी हाँ, दाउजली हेडिंग ये पत्थर है, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का पत्थर है, जो कि कहाँ पर मिलता है, मैंने पढ़ाया भी था, जेडाइट स्टोन है ये। दाउजली, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, मतलब दाउजली हेडिंग साइट है जहाँ पर जेडाइट पत्थर मिला, जो कि ग्रीन कलर का स्टोन है, ठीक है। लापिस लजूली, लापिस लजूली किस कलर का स्टोन है और ये कहाँ से मिला हमें, तो ये जो दाउजली हेडिंग साइट है ये ब्रह्मपुत्रा वैली में हमें देखने को मिलती है ना, ब्रह्मपुत्रा वैली। और ज़रा कमेंट में बता दो तुम, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से यूटर्न मारती है,
कहाँ से साउथ टर्न मारती है और किस नाम से जानी जाती है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम बता दो, इसमें ब्रिज है वो बता दो। तो लापिस लजूली जो है नीले नीले कलर का पत्थर है, ब्लू 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 है, ठीक है। और ये कहाँ से मिला हमें, ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, तो उनके साथ आईवीसी वाले, इंडस वाली सिविलाइजेशन के ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया वालों के साथ। एंड क्या कुछ और पूछा था क्या यहाँ? हाँ चलो, तो ब्रह्मपुत्रा का देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती हैं? ब्रह्मपुत्रा कैलाश मानसरोवर के पास में जो चेमा युंग डुंग जो ग्लेशियर पड़ता है वहाँ से, या फिर इसको अंगसी ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर तिब्बत में इसका नाम होता है यारलंग सांगपो, या फिर इन शॉर्ट सांगपो। यहाँ है जगह नामचा बरवा, जहाँ से साउथवर्ड टर्न मारती है ये, और यहीं पे ही चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बिल्ड कर रहा है। साउथवर्ड टर्न मार के घुसी कहाँ पर, अरुणाचल में, और यहाँ पर इसका नाम पहले तो पड़ता है सियांग, देन पड़ता है दिहांग, ठीक। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि लोहित है, धानसारी है। लोहित में ही ध्यान रखना, लोहित में ही बना हुआ है भूपेन हजारिका ब्रिज। जो भूपेन हजारिका ब्रिज है, भूपेन हजारिका कौन थे? इनको भारत रत्न मिला था 2019 में, ठीक। तो भूपेन हजारिका ब्रिज यहीं पे बना हुआ है, जिसको हम ढोला सादिया ब्रिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ढोला सादिया ब्रिज। देन ये असम में आती, जहाँ इसका ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ता है। साउथवर्ड टर्न मारती धुबरी असम में, देख रहे हो एच, ये स्टाइल होती लिखने की। देन अगर बात करेंगे यहीं पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवराइन आइलैंड कौन सा है ये है मजूली, ठीक है। मजूली आइलैंड है ये, जो कि कहाँ है? असम में है। नाम इसका बांग्लादेश में क्या हो जाता है? तो जमुना नाम हो जाता है। और ये किससे मिलती है? पद्मा से मिलती है, जो गंगा है बांग्लादेश में, और मेघना बना देती है, तो सबको पता होगा ना। आते हैं अभी साइंस के क्वेश्चन में। नाउ वी ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, दिस इज ड्यू टू। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हम उसकी ज्यामिति छाया देखते हैं, ऐसा किस कारण होता है? क्वेश्चन 6, 8 और 19 स्किप हो गए, रुक जाइए परिचिता जी, फिर कॉल करवाइएगा हम, ठीक है। सेल चैप्टर का एक क्वेश्चन करवाइए। अच्छा, जबरदस्ती है क्या? चलो, तो वी ऑब्जर्व जियोमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हम क्यों शैडो ऑब्जर्व करते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास ना हो सके। जैसे कि ये डब्बा रखा है, लाइट पास किया, शैडो। छाया क्यों बनती? छाया इसलिए बनती है कि तुम लाइट के बीच में आ जाते हो। जिस भी चीज़ की छाया बनती है तो इसलिए बनती है कि तो वो चीज़ लाइट के बीच में आ जाती है। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में छाया नहीं बनती है, तो उसको हम छाया क्षेत्र बोलते हैं। छाया क्षेत्र यानी कि शैडो बोलते हैं, है कि नहीं? तो लाइट क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि लाइट सीधी लाइन में चलती है, ऐसे नहीं चलती कि ऐसे चल के ऐसे चली जाएगी, ऐसे कर्वीलीनियर टाइप नहीं चलती है, सीधे सीधे चलती है। अब सीधे सीधे चलती, सीधे तो ये आ गया, तो यहाँ पे तो लाइट पड़ेगी नहीं, बाकी सब जगह लाइट पड़ रही है, तो ये हो जाएगा शैडो बन जाएगी, छाया क्षेत्र। इसको बोलते हैं क्या? रेक्टिलीनियर मोशन ऑफ लाइट। रेक्टिलीनियर का मतलब होता है जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। भैया एलपी का सवाल है ये भी एलपी का सवाल हो, सब आरआरबी का है ये माल, ठीक है, मतलब रेलवे का ही। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज, तो भैया जी की वैल्यू दी है, एम की वैल्यू दी है, और सब का वैल्यू दी है, और ये मैंने फॉर्मूला तुम्हें पहले ही बताया था। तो बताओ, और ये जी की वैल्यू किसने कैलकुलेट करी थी? हु कैलकुलेटेड एंड व्हेन ही कैलकुलेटेड, ये हम आपको बता देते हैं। तो इसको जो है 1798 में कैलकुलेट किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट करी थी 1798 में। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है G(m1 m2 अपॉन r²). रख दो फार्मूला में, ठीक है। तो आ जाएगा 6 × 10⁻⁻11 यहाँ पर रखेंगे G की वैल्यू, और m कितना है? m 6 × 10⁻24, ये रख दिया हमने। देन मून का मास कितना है? 8 × 10⁻22, 8 × 10⁻22, ठीक है। और r², डिस्टेंस कितनी है अर्थ और मून के बीच में? तो ये है आपका 4 × 10⁸। तो इसका स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, 2 बार हमें लिखना है ना।
तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 छंग 48, ठीक है। 48 में या तो काटा पीटी मचा लो ना, काहे गुणा भाग करें हम अपना, है ही नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, अद्वितीय 6, देखो 36 18, ऊपर मिल गया 18। पावर जब मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड हो जाती है, आई थिंक पता होगा आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 24 और 22 जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई तो जुड़ेगा इसलिए। नीचे नीचे तो कुछ बचा नहीं है डिजिट, 10 टू द पावर कितना होगा, 8 8 16 जुड़ के, क्या समझे, यही होगा। ओके 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 ओके, इन दोनों को जोड़ तो दिए, लेकिन ये 10 टू द पावर -11 भी तो है, इसको भी लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो अब ये भी जुड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो प्लस माइनस जब जोड़ते प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 इंटू घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, 35। और 35 जो है ये 10 की पावर ऊपर आएगी तो -16 हो जाएगा। 35 से फिर घटाओगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19, ठीक। आंसर कितना दिया हुआ है, 19 में तो पावर भी नहीं है, तो क्या हमने गलत किया, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर 10 का भाग करो और 10 का गुणा करो, तो 10 का भाग करोगे तो ये 1.8 हो जाएगा, और यहाँ पर एक पावर ऐड हो जाएगी, 10 गुणते 20, ठीक है, 10 की घात 20, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह ही कूलॉम्स लॉ भी दिया गया था, वो था आपका K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। Solid CO2 gets converted directly into the gaseous state upon decreasing pressure 2। तो दबाव कम करने पर ठोस CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बताओ। बी ओके 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 सर, मैं से पढ़ाओ, क्यों नहीं ऋचा जी, अभी शुरू करते हैं, रुक जाओ, पानी पी ले बस, फिर मैथ पढ़ाते हैं। जब भी मैं बॉटल रखता ना इसे, और मम्मी अगर होती हैं भी, आराम से, मतलब मम्मी का बोलना ही बोलना है, आराम से धीमे से टूट जाएगा। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट अपॉन डिक्रीजिंग द प्रेशर 2। तो सर हैंड राइटिंग भी लाई, किसने बनाया ये, मजा सीमा, अच्छा। तो सॉलिड CO2 जो होता है इसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, शुष्क बर्फ़ के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सॉलिड होता है और डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है अगर इसका हम प्रेशर क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर दे 1 एटमॉस्फेयर से। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज़ करते ये सॉलिड से सीधा गैस में जाता है, सीधा मेजर, ठीक है, सीधा गैस स्टेट में जाएगा विदाउट कमिंग टू द लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों का यहाँ पर हम वो पढ़ लें, क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्टेट कन्वर्जन। तो सॉलिड लिख लिया यहाँ पे, यहाँ पर लिक्विड लिख लिया, और यहाँ गैस लिख लिया। फिर क्या था, फिर हमने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापतन, गैस से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। फिर एक लोगों ने बोला सॉलिड से लिक्विड बनाओ, तो हमने कहा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इसको मेल्ट कर देना है, ठीक है। तो मेल्टिंग, या फिर इसी को ही हम बोल देते हैं फ्यूजन बोल देते हैं, ठीक, क्या बोल देते हैं, फ्यूजन बोल देते हैं। देन लिक्विड से सॉलिड, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, एक सेकेंड, ये तो डिपोजिशन होगा ना, ये तो डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन, ये हो जाएगा आपका सॉलिडिफिकेशन। देन अगर लिक्विड से गैस में जाना है तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। और गैस से लिक्विड में आना है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब ये तो 3 स्टेट ऑफ मैटर हो गया है ना। अब 3 स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, सॉलिड हो गया, मान ले लिक्विड है, और ये मान ले गैस है। तो इनमें होता क्या है कि सॉलिड में बड़े
जो पार्टिकल होते हैं बड़े क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में उतना क्लोजली नहीं, और गैस में तो एकदम घूम रहे होते हैं, मस्त चल रही लाइफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होता है सॉलिड में, और जिसमें जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना बंद के रहेंगे, उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उतना ही लोग कम मूव करेंगे। अब गैस के पार्टिकल जल्दी मूव करते हैं ना, अभी जैसे मम्मी आरती कर रही हैं, ठीक है, आरती करके यहीं से गुजरी हैं, अभी यहीं से कमरे के बाहर से खुशबू आ गई हमें कि मम्मी आरती अभी आरती करके गई यहाँ से। क्यों आ गई, क्योंकि गैस जो है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम होता है। अब आज जब आप यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ा दो। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो। टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप। किसी गैस का लिक्विफिकेशन कैसे होता है, गैस का अगर लिक्विफिकेशन करना हो तो कैसे होगा, ऐसे ट्रेवल करना है ना। अभी समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि पानी है, पानी में मतलब लगाओ उसको स्टीम पे, ठीक है, गैस चूल्हे में चढ़ा दो, क्या होगा, इनके बीच का मॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, गैस में करंट हो जाएंगे वेपर में। क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया, ठीक है। उल्टा कर दो तो गैस का लिक्विफिकेशन हो जाएगा, गैस से लिक्विड हो जाएगा। यानी कि आपको क्या कर देना है, आपको टेम्परेचर कम कर देना है और प्रेशर बढ़ा देना है। क्या समझे, समझ गए। फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अभी समझना चाहोगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में समझाते हैं तुम्हें, ठीक है, जो प्लाज्मा होता है और जो बोसॉन्स होते हैं उसके बारे में। अभी के लिए इतना ही, और कुछ तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे, और कुछ तो गाइस नहीं छूट रहा है। ऐसा पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है ऐसा कि जो है कुछ तो छूट रहा है गाइस, कुछ तो है जो हम ना समझे क्या है वो। चलो याद, हाँ अब याद है। देखो ये बड़ा ध्यान रखना, गैस एग्जिबिट्स बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी। ये क्या दिखाता है, ये बिहेवियर यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। ये क्या होता है, ये होता है कि भाई इसमें मतलब बड़े रैंडम मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, बर्निंग ऑफ नैप्थलीन ऑन अ स्पाटुला गिव्स अ। तो नैप्थलीन को जब जलाते हैं तो क्या होता है, एक रेड फ्लेम मिलती है, क्लीन फ्लेम मिलती है, येलो मिलती है फ्लेम, या फिर सूटी फ्लेम मिलती है, बदल दी से। तो बर्निंग ऑफ नैप्थलीन ऑन अ स्पैटुला गिव्स, तो नैप्थलीन क्या है। तो सर देखो होता क्या है ना कि दो तरह के हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त, और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड असंतृप्त। जो संतृप्त हैं वो तृप्त हो चुके हैं। ये कौन होते हैं, ये होते हैं एल्केन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अनसैचुरेटेड होते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला होते हैं किसके, एल्केन, ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दे बर्न इन अ क्लियर ब्लू फ्लेम। किसमें बर्न होते हैं ये बर्न होते हैं आपके क्लियर ब्लू फ्लेम में। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं, ठीक है, येलो सूटी फ्लेम में बर्न होते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नैप्थलीन के बारे में, ठीक है, नैप्थलीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है नैप्थलीन है क्या। तो नैप्थलीन है आपका ये। अब ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड कैसे पता चलेगा, तो इसमें डबल बॉन्ड है तो ये येलो फ्लेम में बर्न करेगा। मुझे पता है सूटी फ्लेम भी है, अब दोनों में हम यही टिक करेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में तो येलो फ्लेम टिक करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि नैप्थलीन उतना ज़्यादा हमें देता नहीं है सूट मतलब वो जो नहीं है, तुमने देखा होगा तुम्हारे गैस चूल्हे के जो छेद होते हैं अगर वो भर जाएँ
तो भी क्या होता है, सूट आने लगती है। जबकि तुम्हारा जो गैस, घर का गैस सिलेंडर होता है उसमें, एलपीजी गैस सिलेंडर, तो उसमें एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या होता है, उसमें मेनली आपका एल्केन होता है, ब्यूटेन होती है मेनली उसमें, ब्यूटेन के अलावा प्रोपेन वगैरह भी होती है, तो ये एल्केन है। तो सूट तो आना नहीं चाहिए, तो आता इसलिए है बिकॉज आपके गैस चूल्हे के छेद में भर गए हैं, अब उसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो पूरी तरह से वो जल नहीं रहा ढंग से, तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सूट आता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है उसमें, तो उतना इसमें नैप्थलीन में आता है। नैप्थलीन आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है सब्लाइम कंपाउंड होता है। सब्लाइम क्या होता है, सब्लाइम वो होता है जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। जैसे नैप्थलीन के अलावा हमारा कैम्फर कपूर होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, तो ये सब आपके सब्लाइम कंपाउंड होते हैं। नाउ इट्स द होमवर्क टाइम, ठीक है। ये वाली पेंसिल देख के यार कुछ याद नहीं आता तुम लोगों को? ये वाली पेंसिल तुम लोग देखते हो, स्कूल में ले जाते थे अलग अलग तरह की पेंसिल हैं, बस अब नहीं देख पाऊंगा, नहीं तो आंसू आ जाएंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, बताओ जल्दी से। तो ये आपको बताना है, पिक्चर भी लगा दी आपके लिए सो दैट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। वाई डज कार्बन मेक अ स्टेबल कंपाउंड, ये आपको जब रिकॉर्डेड चला जाएगा तब आंसर करना है उस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर, जो होमवर्क क्वेश्चन है। अभी आपको ये बताना है जो पिछले वाले मतलब मैंने दिया था आपको पिछले वाली क्लास का। मेरे घर में अच्छा अभी भी है, एक वो भी आते थे तुम्हें याद है, ऐसे डिब्बी डिब्बी सी होती थी, प्लास्टिक की होती थी और इसमें क्लिप सी लगी रहती थी, ऐसी पूरी ट्रे टाइप होती थी, उसमें अलग अलग तरह की डिब्बी। भाई साहब बता रहा हूँ मैं, आर्ट और मेरा मतलब 36 का आंकड़ा रहा है भाई, मेरे से आर्ट बनी नहीं कभी तक, बनी ही नहीं। ये सब से मुझे इतनी चिढ़ थी ना, वो एक ब्रश वगैरह होता था, मैं कहता क्या करूँ मैं इसका जो बनाता था सो बना देता था मैं, ऐसी गंदी आर्ट थी मेरी। मतलब अब ये तुम समझ लो, आर्ट वाले पीरियड में जहाँ पर बच्चे खोल के खेलते हैं, खुशी होती है, खुशियाँ मनाते हैं, वहाँ मैं डर के एकदम बैठता था ये हालत होती थी मेरी। वाई डज अ कार्बन मेक अ स्टेबल कंपाउंड, कार्बन एक स्थाई, बस मेरे से इतना बनाना आया ड्राइंग में, देख रहा हो, ये और ये जो है झोपड़ी बनाई, ये निकाला रास्ता, और यहाँ उड़ाए चिड़िया, और यहाँ बनाया घास, समझे, और यहाँ लगा दिया दरवाज़ा, ठीक, और पीछे से उगा दिया सूरज, और यहाँ पे बना दे माउंटेन्स, बस इसी में जो है नंबर मिल जाते थे। स्टेबल कंपाउंड कार्बन कौन बनाता है? अब देखिए कार्बन होता क्या है कि कार्बन फैमिली में और भी हमारे एलिमेंट होते हैं, तो वो क्यों नहीं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर लेते हैं। कैटिनेशन क्या होता है? तो कैटिनेशन कुछ और नहीं बल्कि श्रृंखलन बोलते हैं इसको हिंदी में। ये वो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स किसकी? कार्बन 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 कार्बन, तो ये लंबी चेन बनाने में पॉसिबल होता है। ऐसा बाकी कोई क्यों नहीं कर पाता, जैसे सिलिकॉन वगैरह इसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। तो ये कारण होता है कि क्यों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन आपको बताना है कि हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें कितना प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है कार्बन, ये आपको बताना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.036% है कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर हम बात करें उस फॉर्म में कार्बन है। लेकिन कार्बन हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, इसका मेरा मतलब है कि जो अर्थ की टॉप लेयर है उसमें कितना है, तो ये मैं पूछ रहा हूँ। तो ये कितना है? 0.02 या फिर एग्जैक्टली पूछेगा तो 25%, ठीक। अब आपको बताना है आज आपने कितना स्कोर किया। बाकी करंट अफेयर की क्लास परसों होगी शाम के दिन, ठीक है। एंड ये करंट अफेयर का कोर्स है। बाकी जिन लोगों को नोट्स चाहिए, आई थिंक नोट्स अब आपके अपडेट होने लगे हैं, तो वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं और ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन है तो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। एंड ये जो पीपीटी इसकी पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, कहाँ पर? कहीं और नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल परमार एसएससी, जिसका सर हिंदी वालों का भी ध्यान रखिए। इंस्पायरिंग मैन बिल्कुल यार ध्यान में कोशिश करता हूँ रखूँ, है ना। और दिल्ली पुलिस के लिए जिसको कंप्यूटर पढ़नी है, अमन सर रेडी हैं, ठीक है। और कंप्यूटर जो है आपके रेलवे के लिए वो सर, बाय सर, टेक केयर, ओके। हाँ, बर्ड्स मैदान में क्यों उड़ा रहे हैं? बर्ड्स मैदान में क्यों उड़ा रहे हैं? अरे यार कोई नहीं, मैदान से हटा देते हैं। सॉरी, जल्दी जल्दी में बन गई, इतने भी गंदे आर्टिस्ट नहीं थे वैसे। बर्ड्स तो किनारे ही उड़ाते थे, वैसे मैदान में नहीं उड़ सकती क्या है? क्यों? यहाँ भी कुछ ऐसे बनाते थे, ऐसे पता नहीं कुछ ऐसा कुछ था यहाँ पे। चलो भाई 20 आ गए मेरे। अच्छा आशीष के सर, वो खानदेश था, खंडेश नहीं। अच्छा खानदेश बोलते हैं उसको,
माफ़ी चाहेंगे, खानदेश होता है वो। ऋषभ श्रीवास्तव बता देंगे। से मेरा टीचर ने बहुत सुताई करी। अस मोमेंट कार्तिक, अस मोमेंट या फिर ब्रो मोमेंट। ये काफ़ी मतलब फ़नी लगा अभी स्पीच उनका देख रहा था मैं, के अन्नामलाई का, तमिलनाडु से मतलब बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो एम के स्टालिन के जो बेटे हैं उदय स्टालिन, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा है ना कि जो एम के स्टालिन है, उदय स्टालिन, ठीक है। तो ये मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी का काफ़ी विरोध कर रहे हैं, हिंदी का बहुत विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं कुछ ब्रो करके बोला होगा इन्होंने एम के, नहीं नहीं नहीं, शायद इन्होंने नहीं बोला है, वो जो एक एक्टर है थालापति करके, शायद उसने बोला था कुछ ऐसे करके कि व्हाट आर यू डूइंग ब्रो। तो उन्होंने बोला मतलब कि अन्नामलाई ने, जो मतलब पहले आईपीएस ऑफिसर थे, कि टीच मतलब टीच व्हाट यू प्रीच ब्रो। मतलब ऐसे ही कर कोई कुछ था, मतलब काफ़ी हंसी आई। टीच व्हाट यू प्रीच ब्रो, व्हाट इज़ दिस ब्रो, मतलब कि खुद के लड़के तो तुम पढ़ा रहे हो 3 मतलब जो एक स्कूल खोल रखा है तुमने जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे चलता है, एंड अपने बच्चों को 3 लैंग्वेज वाले स्कूल में पढ़ा रहे हो, एंड बाकियों को बोल रहे हो कि हिंदी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो व्हाट इज़ दिस ब्रो, टीच व्हाट यू प्रीच ब्रो। हाँ, तालापति विजय, यस। सबको पॉलिटिक्स में एंट्री मारनी है। सर लेक्चर 7 पीडीएफ नॉट वर्किंग, ओके। हरिता जी दिखाते हैं उसको। कोई नहीं अपरजिता जी, वो थे होंगे ही नहीं क्वेश्चन फिर 6, 8 और 19, ठीक है, वो होंगे ही नहीं। मिलते हैं मंडे को फिर, ठीक है। एंड ग्वालियर कब आ रहे हैं? ग्वालियर जो है, ग्वालियर से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे मोदी जी का रिश्ता होता है हर जगह से, वैसे मेरा भी बहुत पुराना रिश्ता है ग्वालियर से। ग्वालियर के किला जो है, मतलब आना है ग्वालियर में, पिंटो पार्क है ना, तो वहाँ पे आएंगे कुछ दिन बाद हम, ठीक है। ग्वालियर। तो क्लास जल्दी ख़त्म हो गई, हेलो, जल्दी ख़त्म हो गई तो भी दिक्कत, लेट ख़त्म हो तो भी दिक्कत है ना। चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, और मिलते हैं मंडे को। रिवीजन करिएगा, बाकी संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा जो भी हम लोगों ने इस वीक में किया उसका, राइट। थैंक यू। इंग्लिश काफ़ी सीख ली, नाउ इट्स टाइम टू इस रशियन लैंग्वेज, जिसके लिए कोर्स लाओ सर। बेटा अब तुरंत आएगा आनंद, ठीक है। और इस कोर्स की जो कीमत होगी वो 6,000 रुपये होगी। ठीक है, थैंक यू।